विग्रह मुस्कुराया और उसके सिर पर हाथ रखकर प्यार से बोला, देखो राजा, वो हमारे माता पिता हैं, हमसे बड़े हैं और जरूरी नहीं कि वे हर समय सही होंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम उनके साथ लड़ाई कर उन्हें बराबरी में जवाब दे तो बात और बढ़ जाएगी। इससे अच्छा है वे जो कह रहे हैं उसे चुपचाप सुनकर निकल लो। और आप विश्वास नहीं करेगी कि आज पूरे 8 साल बाद बाबा सा ने हमें इस तरह डांटा है। फाया शर्वाणी, 8 साल पहले क्यों डांटा था? ये सुनते ही विग्रह असहज महसूस करने लगा और बोला, वो हम आपको नहीं बता सकते। फाया ये सुनते ही शर्वाणी की हालत खराब हो गई और वो घबराते हुए बोली, सच सच बताओ क्या हुआ था 8 साल पहले जब आप शायद 20 साल के होंगे? क्राइंग। विग्रह कुछ कहता इससे पहले ही उनके लिए एक प्लेट भेलपूरी आ गई, जिसे लेकर विग्रह प्यार से बोला, आओ आपको खिला देते हैं। फाया शर्वाणी, हमें नहीं खानी, हमें तो सच जानना है कि 8 साल पहले क्या हुआ था। विग्रह, सच हम आपको नहीं बता सकते, हमें शर्मिंदगी महसूस होती है। फाया शर्वाणी को गुस्सा आ गया, उसने अपनी मुट्ठी भींच ली और स्टूल से उठकर वहां से जाते हुए बोली, हैंडसम तो आप हो ही, लड़कियां तो वैसे भी आपके पीछे पागल हैं और जब 20 साल के होंगे तो कॉलेज की लड़कियां भी पागल होगी। आपके पीछे तो पक्का किसी लड़की का ही चक्कर रहा होगा, तभी आपको बाबा सा ने इतना डांटा। अफेयर चल रहा था ना किसी लड़की के साथ। पाउटिंग। शर्वाणी की गुस्से में फूली हुई नाक देखकर विग्रह हैरान रह गया और अपना सिर पीटते हुए बोला, अरे पागल लड़की, आज तक हमारा अफेयर सिर्फ आपके साथ चला है और आपके साथ भी कौन सा ढंग से चला है? हम दोनों तो एक दूसरे से दूर रहते, हाथ भी नहीं पकड़ते थे, बात भी नहीं करते थे, सीधा शादी हुई है हमारी तो फिर की तो कोई बात ही नहीं होती। और रही बात जब हम 20 साल के थे, हाँ ये सच है कि लड़कियां पागल थी, हमारे लिए बहुत से प्रपोजल आते थे, हमें घर पर भी रिश्ते आते थे, रिश्तेदारों की तरफ से, समाज की तरफ से। इसके अलावा कॉलेज में भी कई लड़कियां हमारे पीछे पागल थी, या फिर यूं कहें पूरे कॉलेज की लड़कियां ही हमारी दीवानी थी। रोज हमारे टेबल पर गुलाब के फूल मिलते थे, चॉकलेट्स मिलती थी, कई लड़कियों ने तो घुटने के बल बैठकर हमें प्रपोज भी किया था। फायर। ये सब सुनकर शर्वाणी का दिमाग खराब हो गया, वो गुस्से में आकर वहां से जाने लगी। तभी विग्रह ने उसका हाथ पकड़ लिया और मुस्कुराते हुए बोला, अरे हमारी जान सोचने वाली बात है, थोड़ा सेंस लगाइए कि हमारे घर परिवार में लव मैरिज के लिए कोई मना नहीं करता। अगर हमारा किसी लड़की के साथ अफेयर चल रहा होता, किसी लड़की से हम प्यार कर रहे होते हैं और जब ये बात परिवार वालों को पता चलती तो कोई हमारे ऊपर गुस्सा क्यों करता? उल्टा सब लोग खुश होते, हमें कहते हैं कि अच्छी बात है, हमारे बेटे के जीवन में कोई लड़की तो आए। आप कुछ भी सोचती है, अफेयर की बात नहीं थी, बात कुछ और थी, हम आपको नहीं बता सकते, थोड़ा आप समझने की कोशिश कीजिए। प्राइवेसी सिर्फ लड़कियों की नहीं होती, हम लड़कों की भी होती है। फाया। ये सुनते ही शर्वाणी को चैन मिला कि चलो लड़की का चक्कर तो नहीं था, लेकिन ऐसी कौन सी बात है जो विग्रह बता नहीं रहा है? अब शर्वाणी को जानना है किसी भी कीमत पर। वो वापस स्टूल पर बैठ गई। तभी विग्रह उसके मुंह में भेलपुरी घुसाते हुए बोला, ए राजा, हमारा कौमार्य भंग करने वाली कन्या आप ही हैं, चाहो तो मेडिकल करवा लो कि विग्रहराज सूर्यवंशी ने आज तक केवल एक ही कन्या के साथ शारीरिक संबंध बनाए हैं और वो है मिसेज शर्वाणी सूर्यवंशी। फायर। शर्वाणी मुंह बनाते हुए बोली, बात कौमार्य की नहीं है, बात यह है कि आप हमसे क्या छुपा रहे हैं? ऐसा क्या किया था आपने 8 साल पहले जो बाबा सा ने आपको इतनी बुरी तरह से डांटा था? अनअम्यूज्ड विग्रह अपने मन में बोला, कहाँ मुंह खुल गया हमारा, अब ये हमें जीने नहीं देगी, जानकर ही दम लेगी, लेकिन हम भी कच्चे खिलाड़ी नहीं हैं, बताएंगे ही नहीं। फायर। विग्रह उसके पास आकर उसके चेहरे पर फूंक मारते हुए बेहद खूबसूरत तरीके से बोला, ए राजा, भूल जाओ सारी बातों को, आपके पति ने केवल आपसे प्यार किया है, आपको बस इस बात से मतलब होना चाहिए। चलिए अब हम दोनों मिलकर एक ही चम्मच से भेलपुरी खाते हैं, उसके बाद हम आपको आधा खाएंगे, आधा 3 दिन बाद खाएंगे। फायर। फंसी गई पति की बातों में नादान शर्वाणी और मुस्कुराने लगी, शर्माने लगी। ये देखकर विग्रह ने चैन की सांस ली। दोनों ने मिलकर भेलपुरी खाई, उसके बाद थोड़ी देर लॉन्ग ड्राइव की और घर लौट आए। प्रार्थना जी वहीं हॉल में टहल रही थी, जिन्हें देखकर विग्रह हैरानी से बोला, आप सोए नहीं अभी तक? प्रार्थना जी दुखी होकर बोली, हमें माफ कर दीजिए बेटा, हम जानते हैं आपकी कोई गलती नहीं है, लेकिन फिर भी आपके साथ बहुत गलत व्यवहार हुआ आज और हम एक माँ होकर भी चुप रहे, प्लीज हमें माफ कर दो बेटा। विग्रह ने अपनी माँ के हाथ पकड़ लिया और प्यार से बोला, माँ सा, ये आप क्या कर रही हैं? क्या हमें पता नहीं कि आप एक माँ होने से पहले एक पत्नी हैं? और जो आपने किया वो हमें बहुत अच्छा लगा। वैसे भी एक लड़की को अपनी पत्नी होने का कर्तव्य सबसे पहले निभाना चाहिए, और जिन्होंने हमें इतनी बुरी तरह से डांटा है वे कोई दूसरे नहीं हैं, हमारे सगे पापा हैं, वे हमसे कुछ भी कह सकते हैं, हमें बिल्कुल भी बुरा नहीं लग रहा है। हम उनसे बहुत कुछ कहना चाहते थे, उन्हें समझाना चाहते थे, लेकिन यह सही समय नहीं है। उनका गुस्सा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता, फिर उनकी तबीयत खराब हो जाती, लेकिन जब सही समय मिलेगा तब हम उनसे बात करेंगे, उन्हें समझाएंगे कि थोड़ा दादी सा को समझाएं कि वे गलत कर रही हैं। और माँ सा, हम आपसे भी कहना चाहते हैं, वैशाली भाभी सा आपकी बहू है तो आपको अपनी
बहू के लिए स्टैंड लेना होगा, हम हर बार नहीं बोल सकते, उनके लिए बहुत गलत लगेगा। किसी और की पत्नी के लिए हम बोल रहे हैं, भले वो हमारी बड़ी बहन जैसी हैं, लेकिन एक मर्यादा होती है, तो हम ज्यादा नहीं बोल पाएंगे। शिरवानी के लिए हम बोल सकते हैं, लड़ सकते हैं, लेकिन भाभीसा के लिए आपको बोलना होगा जब तक भाई साहब घर नहीं आ जाते हैं। और न जाने भाई साहब के आंखों पर कौन सी पट्टी बंधी हुई है कि वे कुछ बोलते ही नहीं है। फाइन। प्रार्थना जी दुखी होकर बोली, हम जानते हैं बेटा हम गलत कर रहे हैं, लेकिन हम अपनी सासू माँ के खिलाफ कैसे बोल सकते हैं, आप ही बताइए हमें। क्या शिरवानी कभी हमारे खिलाफ बोलती है? कभी नहीं। शिरवानी माँ सा, हम आपके खिलाफ इसलिए नहीं बोलते क्योंकि आप कभी कुछ गलत कहती नहीं है। आप हमें हमारी मम्मी से भी ज्यादा प्यार करती हैं, तो हम आपसे क्या कहें, लेकिन आप हमारी बात शांति से सुनिए। अगर आपको कुछ नहीं कहना है तो मत कीजिए, लेकिन प्लीज वैशाली भाभी का जितना ज्यादा हो सके ध्यान रखिए। जब तक भैया वापस नहीं आ जाते हम सबको उनका ध्यान रखना होगा। उनकी तबीयत ठीक नहीं है। अब आपको क्या बताएं कि आज सुबह उनके साथ क्या हुआ, आपको पता है? शिरवानी इससे आगे कुछ कहती तभी उसने विग्रह की तरफ देखा तो विग्रह समझ गया और बोला, हम कमरे में जा रहे हैं। फाया को ऊपर चला गया। उसके बाद शिरवानी चिंतित होकर बोली, आपको पता है उनको आज सुबह कितनी ज्यादा ब्लीडिंग हुई है? दिन में 4 से 5 पद पैड बदले उन्होंने। सोचिए कि वे कितना तनाव ले रही हैं और भैया से कुछ भी नहीं कह रही हैं क्योंकि उन्हें डर है कि भैया घर पर आकर लड़ाई झगड़ा करेंगे। प्लीज माँ सा जितना ज्यादा हो सके हम सबको मिलकर उनका ध्यान रखना होगा। उन्होंने हमारे परिवार को 2 बेटे दिए और यह कोई छोटी बात नहीं होती है। उन्हें कैसा लगता होगा जब बार बार उन्हें ये सुनने को मिलता है कि बेटी नहीं हुई, बेटी नहीं हुई, बेटी नहीं। अरे क्या हो गया? तो बेटा हो गया। तो आज उनके साथ हुआ सच में बहुत गलत हुआ। हमें उनका ध्यान रखना ही होगा और सबसे ज्यादा आपको रखना होगा, ठीक है? प्रार्थना जी ने शिरवानी को अपने गले लगा लिया और बोली, आप चिंता मत कीजिए, हम अपनी बहू को संभाल लेंगे, लेकिन बेटा आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। न जाने कैसे इस घर में हंगामा शुरू हो गए, पहले ऐसा नहीं होता था, लेकिन न जाने किसकी नज़र लग गई है, समझ नहीं आ रहा। इसलिए आपसे कह रहे हैं कि आप जितना ज्यादा हो सके पढ़ाई कीजिए। 9 दिन ही बचे हैं आपके एग्जाम को, ठीक है? शिरवानी ने हाँ कहा और ऊपर चली गई। जैसे ही उसने कमरे का दरवाजा खोला और अंदर आए तभी विग्रह ने उसे गोद में उठा लिया और उसे लेकर गोल गोल घूमने लगा। वो तो हैरान रह गई और मुस्कुराते हुए अपने पति को देखने लगी। अचानक से विग्रह रुक गया और असीम प्रेम से उसकी आंखों में देखते हुए बोला, माफ करना राजा, हमने सोचा था कि आप घर वापस आ जाएंगे तो अच्छे से पढ़ाई कर पाएंगे, लेकिन यहाँ के तो हंगामा ही खत्म नहीं हो रहे और हमारी प्यारी सी राजा पढ़ाई नहीं कर पा रही। लेकिन हम आपसे वादा करते हैं अब कोई हंगामा नहीं होने देंगे। अभी 9 दिनों तक आपको एकदम कठोरता से पढ़ाई करनी होगी, उसके बाद कोई टेंशन नहीं है, फिर तो आप भी फ्री हैं और हम भी फ्री हैं। फाया। शिरवानी मुस्कुराते हुए बोली, आप चिंता मत कीजिए, हम अभी पढ़ाई करने जा रहे हैं। विग्रह पहले आप फ्रेश हो जाए, सैनिटरी नैपकिन चेंज कर लीजिए, तब तक हम आपकी बुक्स बेड पर रख देते हैं। शिरवानी ने हाँ कहा और विग्रह ने उसे उतार दिया। वो बाथरूम में चली गई। रात के 12 बजे बेड पर बैठी शिरवानी, जिसने पिंक टी शर्ट और ब्लैक पायजामा पहना था, बालों का जुड़ा बनाया हुआ था और ध्यान मग्न होकर पढ़ाई कर रही थी, वहीं उसके बगल बैठा विग्रह लैपटॉप पर अपना काम कर रहा था। कुछ देर बाद शिरवानी ने अपनी बुक्स बंद कर दी और सीधा विग्रह की गोद में आकर बैठ गई। विग्रह ने अपना लैपटॉप साइड में किया और अपनी पत्नी के दोनों पैरों को पकड़कर अपनी कमर से लपेटकर उसकी कमर पर हाथ रखकर बोला, आदेश दीजिए राजा। फाया शिरवानी, आज आप हमें सुलाओ। थ्रोइंग किसेस। विग्रह, आओ हमारी जान। फाया शिरवानी आराम से बेड पर लेट गई और उसके बगल लेटकर विग्रह उसके सिर को सहलाते हुए बोला, आंखें बंद करके चैन की नींद सो जाइए। फाया शिरवानी ने सुकून से अपनी आंखें बंद कर ली और विग्रह असीम प्रेम से उसे देखता रहा। धीरे धीरे उसकी नज़र शिरवानी के होठों पर पड़ी तो उसका तन बदन सिहर उठा। अपनी भूरी निगाहों में कामनाएं लिए वो उसके निकट आने लगा और ब्लैंकेट के अंदर दोनों को लेकर लेट जाता है। ग्रे ब्लैंकेट के अंदर अचानक से हलचल शुरू होने लगी। शिरवानी की पायल की छन छन और चूड़ियों की खन खन सुनाई देने लगी। धीरे धीरे समय आगे बढ़ने लगा। शिरवानी और भी अच्छे से अपनी पढ़ाई पर ध्यान देने लगी। इस बार वो कोई भी रिस्क नहीं रहना चाहती थी क्योंकि बात उसके करियर की थी। इन 9 दिनों में घर में कोई भी हंगामा नहीं हुआ। विवेक राज अभी भी घर पर नहीं लौटा था, इसलिए उसके पीछे से उसकी पत्नी और दोनों बच्चों का बहुत अच्छे से ध्यान रखा जा रहा था। दादी साहब वैशाली से कुछ नहीं कहते थे और शिरवानी से भी नहीं कह रहे थे क्योंकि उन्होंने सोचा कि एक बार शिरवानी के एग्जाम हो जाए उसके बाद उसे गर्भ धारण करने के लिए दबाव बनाएगी। वहीं प्रयागराज जी और विग्रह के बीच में भी बातचीत नहीं हो पा रही थी क्योंकि विग्रह को समय नहीं मिल पा रहा था। उसे बार बार मीटिंग्स के लिए बाहर जाना पड़ रहा था, इसलिए वो और उसके पिता आपस में बात नहीं कर पा रहे थे। हालांकि वो दोनों ही एक दूसरे से बात करना चाहते थे। 9 दिन बीत गए और आज शिरवानी का एग्जाम था। सबसे पहले वो अपने पति के साथ मंदिर गई, ईश्वर से आशीर्वाद लिया। उसके बाद अपने पति का आशीर्वाद लेकर एग्जाम सेंटर चली गई। शिरवानी बहुत घबरा रही थी, लेकिन बस महादेव और विग्रह को याद करके उसकी घबराहट कम हो रही थी और जो जो उसने पढ़ा था वो सब पेपर के अंदर लिखने लगी। वहीं विग्रह उसके एग्जाम सेंटर के
बाहर अपनी कार से टिककर खड़ा उसकी प्रतीक्षा कर रहा था और जब तक वो पेपर देकर बाहर नहीं आ जाती तब तक उसने मौन व्रत रखा था और मन में महाकाल के मंत्र का जाप किए जा रहा था। वहीं राठौड़ महल में भी सब कुछ ठीक हो गया था। सलोनी जी को धीरे धीरे सब समझ आ गया था कि उन्होंने कितना गलत किया था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अब शुभम उनके सामने तक नहीं देखता था, लेकिन एक नई परेशानी शुभम और तान्या के जीवन में आ गई थी। दोपहर के 2 बज रहे थे और वो दोनों बेडरूम के बाथरूम में घुसे हुए थे। शुभम प्रेगनेंसी टेस्ट किट तान्या की ओर बढ़ाते हुए बोला, लीजिए टेस्ट कीजिए। तान्या घबराते हुए बोली, नहीं नहीं नहीं, हमसे नहीं होगा, बहुत डर लग रहा है, हम अभी से प्रेग्नेंट कैसे हो सकते हैं। शुभम परेशान होकर बोला, क्योंकि हमसे गलती हो गई है यार, प्लीज एक बार डाउट क्लियर कर देते हैं हमारी जान। तान्या ने कांपते हाथों से उस कीट को लिया और गहरी सांस लेकर चेक करने लगी। कुछ देर बाद जब उसने कीट पर 2 रेड लाइन देखा तो बोली, ये देखो रेड लाइन है, वो भी 2, इसका मतलब हम प्रेग्नेंट नहीं है ना, बताओ ना यार। ये देखकर शुभम ने अपने चेहरे को बुरी तरह से मसल दिया और तान्या को अपने सीने से लगाकर बोला, सॉरी यार, प्रेग्नेंट हो गई आप, रिजल्ट पॉजिटिव आया है, फायर। ये सुनते ही तान्या को रोना आ गया। उसे अभी तो पढ़ाई करके टीचर की जॉब करनी थी, लेकिन अभी से प्रेग्नेंट, अब वो क्या करेगी। शुभम उसके लेकर रूम में आया, उसे अपनी बाहों में भरकर सोफे पर बैठ गया। काफी देर उसकी पीठ सहलाते रहा और कुछ देर बाद उसके आंसू साफ करते हुए प्यार से बोला, ओ चिड़िया, ऐसे क्या कर रही हो यार, मत करो ना, अच्छा नहीं लग रहा हमें। अब जो हो गया है उसके लिए रोने से अच्छा है कि आने वाले इस बेबी के बारे में सोचते हैं जो हमारे प्यार की निशानी है। चलिए ये न्यूज माँ सा और बाबा सा को देते हैं और बाद में राजे और शर्वानी से भी मिलना होगा। उफ, राजे तो हमारा खून कर देंगे ये सुनकर, फाया। तान्या अपने छोटे से पेट को देखते हुए बोली, अब इसमें बड़ा सा बच्चा कैसे आएगा। शुभम उसके पेट पर हाथ रखकर गहरी सांस लेते हुए बोला, अब सब कुछ होगा, बस देखती जाओ। दोनों एक दूसरे के गले लग गए, लेकिन शुभम खुद से नजरें नहीं मिला पा रहा था कि उसके जोश और जुनून के कारण तान्या के साथ गलत हो गया। शाम के 5 बजे शर्वानी पेपर देकर सेंटर से बाहर निकल आई और अपनी बेचैन नजरों से चारों तरफ देखने लगी। तभी उसके कानों में बेहद आकर्षक आवाज आई, हे राजा, आई नो पेपर बेस्ट हुआ है। फायर शर्वानी के चेहरे पर मुस्कान आ गई और उसने मुड़कर देखा तो विग्रह बेहद खूबसूरत मुस्कान लिए उसे देखे जा रहा था। शर्वानी तुरंत उसके गले लग गई और सुकून से बोली, अब केवल आप और हम। फायर रिलीव फेस विग्रह ने उसे जकड़ लिया और उसके बालों को चूम लिया। घर जाकर शर्वानी ने सबको बताया कि पेपर तो अच्छा गया है, अब बस रिजल्ट की देरी है। अब दादी सा ने भी तय कर लिया कि कल ही शर्वानी से बात करेंगे। रात के 1 बजे जहां सभी लोग गहरी नींद में सो रहे थे, वहीं विग्रह के बेडरूम से शर्वानी की हसीन सिसकियां गूंज रही थी। उस रूम में केवल रेड डिम लाइट जल रही थी, जिसकी रोशनी में बेड पर एक दूसरे में समाये विग्रह और शर्वानी का नग्न बदन चमक रहा था। दोनों ऐस बड़ी ही के होते हुए भी पसीने से लथपथ हो रहे थे, लेकिन उनका जोश और जुनून बढ़ता ही जा रहा था। शर्वानी के रेड नेल पेंट लगाए हुए हाथ विग्रह की खुली पीठ पर चल रहे थे और विग्रह को उसके नाखून चुभ रहे थे। अब उन दोनों का प्रेम चरम पर पहुंच गया और तभी विग्रह रुक गया और तुरंत शर्वानी के ऊपर से हटकर उसके बगल में धड़ाम से गिरकर तेज तेज सांस लेने लगा। अगले दिन सुबह 10 बजे विग्रह जब तैयार होकर नीचे आया तो दादी सा उसके पास आकर बोली, बेटा, हमसे नाराज हो ना। विग्रह आदर से बोला, बिल्कुल भी नहीं दादी सा, बल्कि हमें आपसे माफी मांगने चाहिए कि हम इतनी जोर से बोले थे, लेकिन आपसे एक ही बात कहेंगे कि प्लीज आप थोड़ा अपने व्यवहार में बदलाव लाइए ताकि सब ठीक हो जाएगा। फायर। दादी सा, जी कोवर राजा, आपका हुक्म, सिर आंखों पर। दोनों मुस्कुराने लगे और दादी सा इधर उधर देखते हुए बोली, शर्वानी कहाँ है, आज नीचे ही नहीं आई वो, वरना तो मैडम 7 बजे नहा धोकर तैयार रहती है, आज 10 बज गए हैं, क्या हुआ, सब ठीक है। विग्रह कल रात के बारे में सोचकर मुस्कुरा दिया, जिसे देखकर दादी सा की आंखों में चमक आ गई कि जैसा वे चाहती हैं सब कुछ वैसा ही हो रहा है। विग्रह, उनकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, इसलिए आराम कर रही है, अभी थोड़ी देर में आएगी नीचे। फायर। इतना कहकर विग्रह हॉल में सोफे पर आकर बैठ गया और वहां खड़े अपने मैनेजर से बात करने लगा। वहीं दादी सा ऊपर की ओर देखते हुए खुशी से बोली, लगता है अब जाकर इन दोनों का रिश्ता पटरी पर लौट आया है, अच्छा है, अब सब ठीक हो जाएगा। दादी सा रसोई में चली गई, तभी शुभम और तान्या वहां पर आए। उन्हें देखते ही विग्रह अपनी जगह से उठा और मुस्कुराते हुए उनके पास आते हुए बोला, महादेव की लीला भी न्यारी है, हम कल बोल रहे थे शर्वानी से कि राठौड़ और तान्या से मिलने चले गए, सुबह तो देखो आप दोनों खुद आ गए। फायर। इतना कहकर विग्रह और शुभम एक दूसरे के गले लग गए और उनका स्वागत करके विग्रह ने अंदर ले आया। दादी सा और प्रार्थना जी भी वहां पर आ गए और तान्या उन दोनों के पैर छूकर आशीर्वाद लेने लगी। शुभम और विग्रह तो आपस में बातचीत करने लगी, तभी तान्या बोली, शर्वानी कहाँ है, दिख नहीं रही। तान्या के इतना कहते ही शर्वानी सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए बोली,
हम यहाँ है तनु। स्माइलिंग फेस। ये आवाज सुनते ही सोफे पर बैठे विग्रह की आंखों में जुनून और दीवानगी छा गई और कल रात का एक पल याद आ गया जब शर्वाणी और उसके बीच में प्यार के संबंध बनाते हुए कुछ ऐसा हुआ जो पहले कभी नहीं हुआ था लेकिन हद से ज्यादा खूबसूरत था। राज सर ने अपनी नजरें उठाकर दाएं तरफ देखा तो उनकी पत्नी सिर पर पल्लू लिए नीचे आ रही थी लेकिन उसे देखकर दिख रहा था कि हालत खराब है उसकी। शर्वाणी को देखते ही तान्या भावुक होकर उसके गले लग गई। तभी शुभम हल्की मुस्कान लिए बोला, ये मिठाई आप सबके लिए है। दरअसल हम और तान्या एक बच्चा एक्सपेक्ट करते हैं। शी इज प्रेग्नेंट। फायर। ये सुनते ही सब लोग हैरान रह गए और विग्रह ने तो गुस्से से तुरंत शुभम की तरफ देखा तो उसने अपनी नजरें झुका ली। सूचना, शायद लिखने में और आंकलन में थोड़ी भूल हो गई है, इसलिए शुरू से चेक करके हिसाब लगाने पर यह पता चला है कि वर्तमान में शर्वाणी की आयु 20 वर्ष और कुछ महीने हो गई है और विग्रह उससे 9 साल बड़ा है तो वो 29 वर्ष का हो गया है। तो अब आप सब इसे पढ़ लेना। शुभम और विग्रह तो आपस में बातचीत करने लगी। तभी तान्या बोली, शर्वाणी कहाँ है, दिख नहीं रही। तान्या के इतना कहते ही शर्वाणी सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए बोली, हम यहाँ है तनु। स्माइलिंग फेस। ये आवाज सुनते ही सोफे पर बैठे विग्रह की आंखों में जुनून और दीवानगी छा गई और कल रात का एक पल याद आ गया जब शर्वाणी और उसके बीच में प्यार के संबंध बनाते हुए कुछ ऐसा हुआ जो पहले कभी नहीं हुआ था लेकिन हद से ज्यादा खूबसूरत था। राज सर ने अपनी नजरें उठाकर दाएं तरफ देखा तो उनकी पत्नी सिर पर पल्लू लिए नीचे आ रही थी लेकिन उसे देखकर दिख रहा था कि हालत खराब है उसकी। शर्वाणी को देखते ही तान्या भावुक होकर उसके गले लग गई। तभी शुभम हल्की मुस्कान लिए बोला, ये मिठाई आप सबके लिए है। दरअसल हम और तान्या एक बच्चा एक्सपेक्ट करते हैं। शी इज प्रेग्नेंट। फायर। ये सुनते ही सब लोग हैरान रह गए और विग्रह ने तो गुस्से से तुरंत शुभम की तरफ देखा तो उसने अपनी नजरें झुका ली। ये समाचार सुनकर सब लोग हैरान थे लेकिन दादी सा की आंखों में चमक आ गई और होठों पर मुस्कान। उन्होंने तान्या के चेहरे को थाम कर उसे आशीर्वाद देते हुए प्यार से कहा, सुबह सुबह इतने शुभ समाचार सुनाकर आपने हमारा कलेजा ठंडा कर दिया। ईश्वर आपकी हर मनोकामना पूर्ण करे, आपको स्वस्थ संतान हो और आप सदैव प्रसन्न रहो। स्माइल। तान्या के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसकी खुशी देखकर शर्वाणी भी मुस्कुरा दी लेकिन उसे बहुत अजीब लग रहा था क्योंकि कल तक जिस लड़की के साथ वो खेलती कूदती मस्ती करते हुए बड़ी हुई है, उसकी पक्की सहेली है, वो प्रेग्नेंट है, उसका बच्चा आने वाला है, वो मां बनने वाली है। ये सब सोचकर ही शर्वाणी के पेट में गुदगुदी हो रही थी। वो एकटक तान्या के पेट को देख रही थी और घबरा रही थी। प्रार्थना जी भी उसे लाड दुलार देने लगी। वहीं विग्रह गुस्से से शुभम को घूरे जा रहा था और कठोरता से बोला, बाहर चलो, आपकी कुटाई करनी है। फायर। शुभम चुपचाप बाहर लॉन में चला गया और विग्रह उसके पीछे पीछे चल दिया। बाहर लॉन में आते ही विग्रह अपने शर्ट की स्लीव्स फोल्ड करते हुए उसकी तरफ बढ़ते हुए बोला, ये सब क्या है? अरे एक बच्ची को प्रेग्नेंट कर दिया। ये कोई उम्र है उसकी मां बनने की? अरे बुद्धि क्या घास चरने गई थी? उसके हंसने खेलने मस्ती करने पढ़ाई करने और जॉब करने की उम्र में अब वो मां बनेगी। फायर। शुभम पीछे हटते हुए हाथ जोड़कर बोला, राजे सुनो यार राजे, गलती हो गई यार, जानबूझकर क्यों करूंगा, हम तो खुद उसे जॉब करवाना चाहते हैं लेकिन यार पूरे दिन साथ रहते हैं तो गलती हो गई, नहीं रहा ध्यान। विग्रह, अरे ये क्या बात हुई कि साथ रहते हैं तो गलती हो गई, साथ तो हम भी रहते हैं लेकिन हम चाहते हैं कि शर्वाणी अभी खूब आगे बढ़े, आपका ड्रीम पूरा करे, इसके लिए हमें ही सावधानी बरतनी होगी, तो आपसे क्यों नहीं हो पाया। फायर। शुभम, राजे, सबसे पहली बात आप अपनी पत्नी के इतना साथ रहे भी नहीं है। 6 महीनों से तो वो जयपुर में थी, अब आए और आए हुए भी ज्यादा दिन भी नहीं हुए, धीरे धीरे आपको भी पता चल जाएगा साथ रहने के परिणाम क्या होते हैं। विग्रह ने उसका हाथ पकड़कर मरोड़ दिया और बोला, ऐसा कुछ नहीं होगा, हम बाप तभी बनेंगे जब हमारा मन होगा और हमारा मन 5-6 साल तक नहीं होने वाला। बाप बनने के चक्कर ठीक से आदमी पति नहीं बन पाता और हम ऐसा कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। इस लड़की ने हमें हमेशा से तड़पाया है, कभी इग्नोर करके, कभी कोचिंग करके और अब जाकर पूरी तरह से हाथ लगी हैं, तो अब उन्हें बच्चा देकर खुद से दूर नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं। यार हमें अभी अपनी जिंदगी अच्छे से जीनी है अपनी पत्नी के साथ, अभी से ये बच्चे की जिम्मेदारी शर्वाणी तो क्या हम भी नहीं उठा सकते। फायर। शुभम उदासी से बोला, राजे, हमें बहुत दुख होता है, बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है, तान्या के सामने बेचारी छोटी सी है और अभी से प्रेग्नेंट हो गई, कल तो टेंशन ले रही थी लेकिन आज तो खुश हो रही है, ये सोच करके उसके बच्चा होगा। अब उसे क्या पता कि आगे कितनी दिक्कतें होती हैं, बेचारी जॉब करने की, पढ़ने लिखने की उम्र में बच्चा लेकर घूमेगी, क्या करे, अब कुछ कर भी तो नहीं सकते, मन कर रहा है खुद को थप्पड़ मारे। विग्रह ने गहरी सांस ली और कहा, अब जो हो गया है उसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन हाँ अब आपको तान्या का खूब ध्यान रखना होगा। देखो हम तो सीधे सटीक और मुंह पर कहने वाले आदमी हैं, तो हम पहले से कह रहे हैं कि माँ बाप के भरोसे मत रहना कि वे ध्यान रखेंगे आपकी पत्नी का, बिल्कुल भी नहीं, ये जमाना ही ऐसा नहीं है। अपनी पत्नी का खुद ध्यान रखो क्योंकि वो हमारे बच्चों को जन्म देने जा रही है, हमारी जिम्मेदारी है, किसी के भरोसे रहना ही नहीं है।
ऐसी बात है वो 20 साल की है, प्रेग्नेंट हो गई है, कोई बात नहीं, ध्यान रखना, अच्छे से सब हैंडल हो जाएगा और बाद में तो जॉब करनी ही है चाहे कुछ भी हो जाए। और सबसे पहले शहर के सबसे अच्छे लेडीज डॉक्टर को दिखाना, वो जो कुछ भी कहेंगे सब फॉलो करना, कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए क्योंकि आपकी पत्नी हमारी बहन भी है, याद रखना। फाया। शुभम सीधा विग्रह के गले लग गया। विग्रह उसकी पीठ सहलाते हुए बोला, बड़ा अजीब सा लग रहा है कि हमारा झल्ला दोस्त बाप बनने जा रहा है, अरे खुद पहले बड़े तो हो जाते। फाया। शुभम उसकी बाहों से अलग हुआ और उसके चेहरे को देखने लगा और अचानक ही वो दोनों हंसने लगे। वहीं दूसरी तरफ शर्वानी और तान्या के बीच अजीब सी चुप्पी छाई हुई थी, दोनों ही एक दूसरे से नजरें नहीं मिला पा रही थी। तान्या अपनी उंगलियां मोड़ते हुए बोली, कल ही पता चला तो आज तुम्हें बताने आ गए। शर्वानी भी अपनी उंगलियां मोड़ते हुए बोली, यार तुम, अच्छा ये बताओ कुछ फील हो रहा है क्या, मतलब पेट में कुछ नया सा फील होता है क्या? यार हमारे पेट में आधे घंटे से गुदगुदी हो रही है ये सोचकर ही कि तुम प्रेग्नेंट हो। ताया तुरंत शर्वानी के गले लग गई और बेचैनी से बोली, ऐसा तो कुछ फील नहीं हो रहा है, बस गैस बन रही है बार बार और शुभम जी को मारने की इच्छा हो रही है। यार उन्होंने हमारे साथ क्या कर दिया पता है, हमने मोबाइल पर सर्च किया था कि 9 महीने तक हालत खराब रहती है महिला की, उसके बाद जब डिलीवरी होती है तब 50 हड्डियां एक साथ टूटने जैसा दर्द होता है। अब तुम बताओ मैं क्या करूंगी, मुझे तो एक खरोंच भी आ जाएगी तो नानी याद आ जाती है, यहाँ पर बच्चे को पैदा करने जा रही हूँ। शर्वानी को उसके लिए बहुत बुरा लगा और वो बोली, तान्या अब तुम चिंता मत करो, जितना ज्यादा टेंशन लूंगी उतना असर तुम्हारे बच्चे पर पड़ेगा। अब तो तुम्हें बहुत खुश रहना चाहिए और इस बीवी का ध्यान रखना चाहिए, और गलती हो जाती है इंसान से, कोई बात नहीं, आगे से ध्यान रखना, अभी एक बच्चा तो हो गया, अब अगले बच्चों में कम से कम 10 साल लगा लेना। तान्या उसकी बाहों से अलग होकर बोली, देखो शर्वानी, हमसे तो हो गई गलती लेकिन अब तुम ध्यान रखना यार, प्यार के जोश में अक्सर गड़बड़ हो जाती है, जैसे शुभम जी से हुई, जबकि हम दोनों तो पिछले 10 महीने से साथ में ही हैं, लेकिन तुम और राज सर तो अभी अभी मिले हो, ऐसे में राज सर से गलती होने के चांस बहुत ज्यादा होते हैं, अब हम तुम्हें डिटेल से कैसे समझाएं? शर्वानी घबराते हुए बोली, अरे यार बता दो ताकि हम भी सावधान रहें, हमसे क्या शर्मा रही हो, हम आपकी बेस्ट फ्रेंड हैं, हमें रोमांस का आधा ज्ञान तो आपने ही दिया था, बाकी पूरा राज सर ने किया था, चलो अब बताओ। तान्या गहरी सांस लेते हुए बोली, देखो शर्वानी, शुभम जी से गलती क्यों हुई, क्योंकि उन्होंने प्रोटेक्शन यूज नहीं किया था। क्यों नहीं किया था? क्योंकि उनको प्यार का जोश चढ़ा था और हमने भी उन्हें रोका नहीं, क्योंकि हम भी तो उसी नाव में सवार हो गए थे, और फिर देखो गलती हो गई ना, इसलिए हम तुम्हें समझा रहे हैं कि तुम ऐसा मत करना। हालांकि राज सर से ऐसी बेवकूफ़ी की उम्मीद तो नहीं है, लेकिन फिर भी यार वो है तो एक मर्द ही, और मर्द फिसल जाता है। हम तो कहते हैं कि जब तक तुम्हारी नौकरी नहीं लग जाती रोमांस भी कम ही करो। डेडपैन फेस। ये सुनते ही शर्वानी अपनी उंगलियां मोड़ते हुए बोली, यार अब तो डर लग रहा है उनके पास जाने से भी। इतना कहकर शर्वानी अपने मन में बोली, राज सर ने कल रात को शायद प्रोटेक्शन का यूज नहीं किया था। हाँ उन्होंने नहीं किया था, और कल जो हुआ वो बहुत अलग था, तो कहीं हम भी प्रेग्नेंट तो नहीं? अरे नहीं नहीं, हम क्या सोच रहे हैं, हे भगवान, प्लीज अभी नहीं। क्राइंग शर्वानी की तो डर के मारे हालत खराब होने लगी। कुछ देर बाद शुभम और तान्या वहां से चले गए और विग्रह पीछे मुड़ा तो लॉन की सीढ़ियों पर खड़ी अपनी पत्नी की आंखों में बेचैनी देखकर उसके पास आकर उसके सिर पर हाथ रखकर प्यार से बोला, ए राजा, क्या हुआ, अभी भी दर्द हो रहा है, तबीयत ठीक नहीं है तो हॉस्पिटल ले चलूं? फाया। शर्वानी अपने ख्यालों से बाहर आकर बोली, नहीं हम ठीक हैं, अब हमें नींद आ रही है। विग्रह अपनी वॉच में टाइम देखते हुए बोला, अभी 11:30 बजे आपको नींद आ रही है? अजीब हो। अच्छा सुनो, सेक कर लेना, जानता हूँ आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आपको दर्द हो रहा होगा, हम सेल कर देते, लेकिन आपके ससुर जी के साथ एक अर्जेंट मीटिंग है, नहीं गए तो रात को लड़ाई करेंगे हमसे। अच्छा रात को मिलते हैं आपसे। फाया। इतना कहकर विग्रह ने उसकी ललाट को चूमा और वहां से चला गया। उसके जाते ही शर्वानी तुरंत ऊपर अपने कमरे में भागी और सीधा कॉल किया उसकी मां को। शर्वानी घबराते हुए बोली, मम्मी, तान्या प्रेग्नेंट हो गई। दीपिका जी हैरानी से बोली, हैं? शर्वानी, हाँ। दीपिका जी गहरी सांस लेते हुए बोली, ये तो होना ही था, कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा उसकी तबीयत ठीक है? शर्वानी, हाँ ठीक है, लेकिन अब हमें डर लग रहा है, क्या करूं? दीपिका जी, इसमें डरना क्या है बेटा, एक दिन सबको बच्चे पैदा करने ही पड़ते हैं, तो आप भी उन्हीं में शामिल हो, बस अभी अपनी जॉब के बारे में सोचो, उसके 2-3 साल बाद आराम से बेबी प्लानिंग करना। स्माइल। शर्वाणी, लेकिन क्या वो हमारे हाथ में है? दीपिका जी, हाथ में तो केवल पतिदेव के ही होता है, लेकिन सावधान एक पत्नी को भी रहना चाहिए। आप समझदार हो, हम ज्यादा नहीं बता सकते, बस ध्यान रखना। स्माइल। शर्वाणी की चिंता बढ़ने लगी और कुछ देर बाद दादी सा उसके कमरे के दरवाजे पर आकर बोली, छोटी बिन्नी, हमें आपसे बात करनी है, जरा हमारे साथ बाहर आना। शर्वाणी जो कि उल्टी बेड पर लेटी हुई थी तुरंत बेड से उठी, अपना पल्लू ठीक किया और रूम का दरवाजा खोल आदर से बोली, अंदर आइए ना दादी सा।
दादी सा, नहीं बेटा, पोते के कमरे में आने से हमें शर्मिंदगी महसूस होती है, आप ही बाहर आओ। स्माइल। शर्वानी ने हाँ कहा और उनके साथ उनके कमरे में चली गई। शर्वानी सोफे पर बैठी थी, तभी दादी सा ने उसे एक तस्वीर दिखाई और बोली, पहचानो ये छोटा सा बच्चा कौन है। शर्वानी तस्वीर में उस छोटे से बच्चे को देखते ही मोहित हो गई और प्यार से बोली, ओ कितना क्यूट बच्चा है ये। थ्रोइंग किसेस, दादी सा उसके पास बैठते हुए बोली। बच्चे के लंबे रेशमी बाल और रूप की सुंदरता देखकर समझ आया ये कौन है। ये सुनते ही शर्वानी हैरान हो गई और बोली, क्या ये कुंवर राजा है। दादी सा, इतना सुंदर और कोई हो भी नहीं सकता सिवाय कुंवर राजा के। देखिए, बचपन से लंबे बालों का शौक है, कैसे आंखों पर आ रहे हैं इनके रेशमी बाल, कितने सुंदर है न हमारे लाडले, कोई होड़ है इनकी, कोई टक्कर दे सकता है क्या इन्हें। स्माइल। विग्रह के बचपन की तस्वीर देखते ही शर्वानी का अंग अंग खिल उठा और आंखों में असीम प्रेम उमड़ आया अपने राज सर के लिए। सच में विग्रह तो बचपन से ही कितना ज्यादा हैंडसम है और अब जवानी में तो हाय पूछो ही मत। शर्वानी दीवानी होने लगी अपने पति की और तभी दादी सा बोली, कुंवर राजा इतने सुंदर है, इतने हैंडसम लगते हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है, तो सोचिए जब उनका वंश आएगा, इनका अंश आएगा, उनकी अपनी औलाद इस दुनिया में आएगी तो वो कितनी ज्यादा सुंदर होगी, बिल्कुल अपने पिता की तरह, सबसे अनोखी, सबसे सुंदर, सबसे आकर्षक। स्माइल। ये सुनते ही शर्वानी की मुस्कान गायब हो गई। विग्रह के बचपन की तस्वीर देखते ही शर्वानी का अंग अंग खेल उठा और आंखों में असीम प्रेम उमड़ आया अपने राज सर के लिए। सच में विग्रह तो बचपन से ही कितना ज्यादा हैंडसम है और अब जवानी में तो हाय पूछो ही मत। शर्वानी दीवानी होने लगी अपने पति की और तभी दादी सा बोली, कुंवर राजा इतने सुंदर है, इतने हैंडसम लगते हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है, तो सोचिए जब उनका वंश आएगा, इनका अंश आएगा, उनकी अपनी औलाद इस दुनिया में आएगी तो वो कितनी ज्यादा सुंदर होगी, बिल्कुल अपने पिता की तरह, सबसे अनोखी, सबसे सुंदर, सबसे आकर्षक। स्माइल। ये सुनते ही शर्वानी की मुस्कान गायब हो गई। उसने तस्वीर को कसकर पकड़ा और हैरानी से बोली, मतलब दादी सा, अब इसमें क्या मतलब जानना है बेटा आपको। हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि अब आपको भी गर्भधारण कर लेना चाहिए। देखिए, आपके साथ खेलने कूदने पड़ने वाली सहेली भी प्रेग्नेंट हो गई है, कल को उसके बच्चा हो जाएगा, वो खुश हो जाएगी उसके साथ, और अभी तक आपके कुछ नहीं हुआ है तो आपको अच्छा कैसे लगेगा, कितना बुरा फील होगा जब आप अपनी पक्की सहेली को उसके अपने बच्चे के साथ देखेंगे और आपकी गोद में अभी तक बच्चा भी नहीं है, तो मन में उदासी तो होती ही है बेटा। और अभी ये उम्र बच्चे पैदा करने के लिए एकदम सही होती है, जैसे जैसे उम्र बड़ी होती है फिर कंसीव करने में दिक्कत होती है। बेटा, हम आपके भले के लिए सोच रहे हैं, समय से बच्चा कर लो, फिर क्या है, पैदा कर देना, संभालने के लिए पूरा परिवार है और आप आराम से अपनी जिंदगी जीना, कोई दिक्कत थोड़ी ना होगी आपको, हम है ना आपको और आपके बच्चे को संभालने के लिए। स्माइलिंग फेस। ये सुनते ही शर्वानी घबराने लगी और एक टक विग्रह की तस्वीर देखने लगी। उसकी चुप्पी और घबराहट देखकर दादी सा उसके सिर को सहलाते हुए प्यार से बोली, बेटा ऐसे घबराते नहीं, ये तो बहुत सौभाग्य की बात होती है, एक मन बना। अच्छा, हम आपकी दादी की उम्र की हैं, तो आप हमें ये बताइए कि किस बात की घबराहट हो रही है आपको। जो विवाह किया तो बच्चे तो कर नहीं होंगे बेटा, ऐसे बच भी ना सकते हैं, हमें अपनी सगी दादी समझो और सब तकलीफ बताओ। शर्वानी अपनी नजरें झुकाकर बोली, कोई तकलीफ नहीं है दादी सा, लेकिन अभी तो हमें सीए बनना है, उसमें बहुत मेहनत गई है और आगे भी जाएगी, हमें जॉब करनी है, तो बच्चा कैसे। दादी सा, अच्छा एक बात बताओ बेटा, लोग जॉब क्यों करते हैं, पैसे कमाने के लिए, ठीक है, पैसों की कोई कमी हमारे घर में नहीं है। आपके ससुर जी जेठी खूब पैसे वाले हैं और आपके खुद के पति इतना पैसा कमाते हैं जिसकी कोई हद नहीं है। आपको पता है आपका तो फ्यूचर ऐसे ही ब्राइट है बेटा, आप तो 7 जन्म भी लेंगे और बैठे बैठे खाएंगे तो भी आपके पति के पैसे खत्म नहीं होंगे, इतना पैसा कमा लिया उस लड़के ने सिर्फ 29 साल की उम्र तक। फिर क्या ही जरूरत है बेटा नौकरी करने की, आपको पढ़ने लिखने का शौक था, डिग्री लेनी थी तो वो आपको मिल गई है और आगे भी मिल जाएगी, और जब एग्जाम में टॉप करोगी तब वैसे ही आपका नाम पूरे समाज में ऊंचा उठ जाएगा, तो फिर अब नौकरी करने का क्या मतलब है बताओ जरा, जब नाम और पैसा सब आपके पास ही है। स्माइलिंग फेस। ये सुनते ही शर्वानी और अधिक घबराने लगी। अब वो दादी को कैसे समझाएं, उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या कहना चाहिए, क्योंकि वो दादी सा के साथ बहस नहीं करना चाहती। उसने गहरी सांस ली और बोली, लेकिन दादी सा, कुंवर राजा अभी बच्चा नहीं चाहते हैं, उन्होंने 5 साल तक रुकने के लिए कहा है। ये सुनते ही दादी सा मुस्कुराते हुए बोली, ये पुरुष तो ऐसे ही कहते हैं, आपके दादा ससुर भी हमसे यही कहते थे कि विवाह के 2 साल बाद बच्चा करेंगे, लेकिन आपको पता है विवाह के पहले साल की जब एनिवर्सरी आए तब हमारे गोद में 1 महीने का बच्चा था। अब आप सोच लिए कितनी जल्दी प्रेग्नेंट हो गए थे हम। ये सब पुरुषों के कहने की बातें होती हैं, वे स्वयं पर नियंत्रण नहीं रखते बेटा। पहले तो हमें भी बुरा लगा था जब हम प्रेग्नेंट हुए थे, लेकिन जब कुंवर प्रयाग हमारी गोद में आए तो हमें पता चला कि ये कितना खूबसूरत एहसास होता है जब हमारा अपना बच्चा हमारी गोद में होता है। आपको भी इस एहसास को जीना चाहिए, वो भी बहुत जल्दी, और आपके चेहरे को देखकर लगता है कि आप एक लक्ष्मी को ही जन्म देंगे जो इस खानदान के भाग्य को उज्ज्वल कर देगी।
दादी सा की बात के शर्वाणी को बुरी तरह से डरा दिया कि पुरुष स्वयं पर नियंत्रण नहीं रख पाते हैं और गलती हो ही जाती है, जैसे कि शुभम से भी हुई और तान्या प्रेग्नेंट हो गई। और अगर ऐसी ही गलती विग्रह से हो गई और वो प्रेग्नेंट हो गई तो नहीं नहीं नहीं, अभी इतनी जल्दी नहीं। शर्वाणी घबराहट के मारे अपनी उंगलियां मोड़ते जा रही थी। तभी दादी सा प्यार से बोली, बेटा देखिए, हम आपके ऊपर दबाव नहीं बनाना चाहते क्योंकि आप बहुत प्यारी सी हैं, लेकिन आपको समझाना हमारा कर्तव्य बनता है क्योंकि हम बड़े हैं और बड़े होने के नाते, अनुभव होने के नाते हम आपसे यही कहना चाहते हैं कि अब आपको और कुंवर राजा को बच्चों के बारे में सोचना चाहिए। अगर इतनी ही कोई आपको दिक्कत हो तो पहले एक बच्चा कर लो, उसके बाद थोड़ा गैप कर लेना, बाद में दूसरा बच्चा कर लेना, लेकिन जल्दी से एक बच्चा कर ही लो। शर्वाणी ने हाँ में अपनी गर्दन हिला दी, जिसे देखकर दादी सा के चेहरे पर मुस्कान आ गई। शाम के 5 बज रहे थे। शर्वाणी बेड पर लेटी छत को देखे जा रही थी। दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था कि आगे क्या होगा, कैसे होगा, क्योंकि दादी सा तो हाथ धोकर पीछे पड़ गई है। शर्वाणी चिंतित होकर बोली, क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। हम अभी इतनी जल्दी प्रेगनेंसी के लिए तैयार नहीं हैं। बात डरने और घबराने की नहीं है, बात है अभी हम सिर्फ अपनी जॉब पर और राज सर पर ध्यान देना चाहते हैं। हम दोनों के रिश्ते पर ध्यान देना चाहते हैं। बच्चा सबको चाहिए होता है, हमें भी चाहिए हमारा अपना बच्चा, लेकिन एक उचित समय आने पर। लेकिन दादी सा तो बहुत प्रेशर बना रही है। जी सही कह रही थी कि दादी सा बिना मतलब के दबाव बनाती है। अरे आप सब लोग खुद जल्दी प्रेग्नेंट हो गए तो इसका यह मतलब थोड़ी ना कि हम भी जल्दी हो जाए। क्या हम दादी सा के बारे में राज सर को बता दें? नहीं नहीं, पहले ही घर में हंगामा चल रहे हैं। अगर हमने राज सर को बताया तो राज सर दादी का सा के ऊपर गुस्सा करेंगे और फिर दादी साहब रोएंगे तो फिर बाबा सा राज सर के ऊपर गुस्सा करेंगे, जो कि हमें बिल्कुल पसंद नहीं आता। नहीं नहीं, हमें ये बात छुपा कर रखनी होगी। अब यह एक नया डर हो गया है कि पुरुष नियंत्रण में नहीं रहता और उनसे गलती हो जाती है। मम्मी ने भी तो कहा था कि हम उनके पेट में बहुत जल्दी पड़ गए थे, और दादी सा ने भी बताया था कि दादा साहब हुक्म भी नियंत्रण नहीं रख पाए थे और तभी वे जल्दी प्रेग्नेंट हो गई थी। तान्या के साथ भी यही हुआ, और अगर हमारे साथ भी यही हुआ तो और हमारे साथ तो होने के चांस भी ज्यादा है क्योंकि हम 6 महीने बाद वापस आए हैं। ऐसे में राज सर में एक दिन के लिए भी हमें नहीं छोड़ रहे हैं। कहीं उनसे कोई गलती हो गई तो? भले भी कितने भी मजबूत हो, कितना भी ध्यान रखते हो, लेकिन है तो एक इंसान ही और गलतियां इंसान से ही होती हैं, और इतनी बड़ी गलती की कीमत हमें चुकानी पड़ेगी। नहीं नहीं, लेकिन क्या करें? क्या उनसे दूरी बना ले कि जब तक 2-3 साल नहीं बीत जाते तब तक फिजिकल रिलेशनशिप ना बनाए? ऐसा भी नहीं कर सकते। भगवान अब आप ही हमें कोई रास्ता दिखाए, हम क्या करें? प्लीज मदद करो। शिव जी, आपने हमेशा हमारी मदद की है, आज भी कर दो, हमें उचित समय पर माँ बनाना। शर्वाणी चिंता में ग्रस्त हुए जा रही थी और रात के 8 बजे के आसपास पूरा परिवार इकट्ठा डाइनिंग टेबल पर भोजन कर रहा था। लेकिन राज सर अपनी बेताब और जुनूनी निगाहों से अपनी पत्नी को ढूंढ रहे थे, जो कब से रसोई में छुपी हुई है। विग्रह ने उसका बहुत इंतजार किया लेकिन वो सामने आई ही नहीं और राज सर का मन उदास हो गया। रात के 10 बजे विग्रह अपनी भूरी निगाहों में असीम प्रेम और स्नेह लिए कमरे का दरवाजा खोल अंदर आता है और बेड पर बैठी अपनी पत्नी को देखते हुए रूम का दरवाजा अंदर से बंद कर देता है। शर्वाणी अपनी उंगलियां मोड़ते हुए उसे देखे जा रही थी और विग्रह उसके पास आकर बैठकर उसके कोमल हाथों को पकड़कर बेहद खूबसूरत तरीके से मुस्कुरा कर बोला, कल रात के कारण नाराज हो? फायर शर्वाणी, नहीं तो। विग्रह उसके हाथों की महक लेते हुए बोला, तो आज शाम से सामने क्यों नहीं आ रही हो? तड़पा तड़पा कर बाहों में आना चाहती हो क्या? फायर श्रावणी अपनी नजरें चुराते हुए बोली, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आज बस मूड ठीक नहीं है तो। विग्रह उसके बेहद करीब आकर उसके चेहरे पर आते बालों को पीछे करते हुए मदहोशी से बोला, हम ठीक कर देते हैं आपका मूड। फायर इतना कहकर विग्रह ने शर्वाणी के गाल पर अपने होंठ रख दिए और उन्हें रगड़ते हुए मदहोशी से बोला, कैसा लग रहा है? फायर शर्वाणी मचलने लगी। उसने विग्रह की शर्ट को कसकर पकड़ लिया और मदहोशी से बोली, बहुत सुखदायक, प्लीज कुछ और भी करो ना। उसके इतना कहते ही विग्रह ने उसके गले में मुंह घुसा दिया और उसके गले की स्किन को काटने लगा। शर्वाणी का अंग अंग मचलने लगा और वो बेकाबू होकर सीधा विग्रह के ऊपर आने लगी, उसकी गोद में बैठने के लिए बेताब होने लगी। विग्रह ने उसे पकड़कर अपनी गोद में बिठाया तो शर्वाणी ने अपने दोनों पैरों को विग्रह की कमर से लपेट लिए और अब दोनों एक दूसरे की आंखों में देखने लगे। देखते ही देखते दोनों के होठों का मिलन हो गया। धीरे धीरे शर्वाणी विग्रह के शर्ट के बटन खोलने लगी तो विग्रह ने एक झटके में ही शर्ट निकाल कर फेंक दी। विग्रह का सीना देखकर शर्वाणी नशे में चूर होकर सिर ऊपर उठाकर अपनी आंखें बंद करके अंगड़ाई लेती हैं। उफ, उसकी ऐसी अदा देखकर विग्रह रह नहीं पाया। उसने शर्वाणी को पकड़कर सीधा बेड पर गिरा दिया और उसके ऊपर चढ़ आया। शर्वाणी उसके सीने पर हाथ फेरते हुए बेताबी से बोली, कल जो जिस प्रकार हुआ वो सब आज भी चाहिए। फायर विग्रह की आंखों में नशा छा गया। उसने तुरंत शर्वाणी का टी शर्ट निकाल कर फेंक दी। कुछ ही देर में दोनों निर्वस्त्र हो गए। विग्रह उसके ऊपर आने लगा उसके समाने के लिए, तभी शर्वाणी बोली, प्रोटेक्शन। विग्रह, कोई जरूरत नहीं है, डोंट यू जस्ट फोकस ऑन मी। फायर शर्वाणी घबराने लगी।
एक पल में ही उसका सारा नशा उतर गया और विग्रह उसके पास आने लगा। तभी शर्वानी ने अपनी मुट्ठी भींचकर बोली, नहीं प्लीज। विग्रह हैरान रह गया। विग्रह की आंखों में नशा छा गया। उसने तुरंत शर्वानी का टी शर्ट निकाल कर फेंक दी। कुछ ही देर में दोनों निर्वस्त्र हो गए। विग्रह उसके ऊपर आने लगा उसके समाने के लिए। तभी शर्वानी बोली, प्रोटेक्शन। विग्रह, कोई जरूरत नहीं है। डोंट यू जस्ट फोकस ऑन मी, फायर। शर्वानी घबराने लगी। एक पल में ही उसका सारा नशा उतर गया और विग्रह उसके पास आने लगा। तभी शर्वानी ने अपनी मुट्ठी भींचकर बोली, नहीं प्लीज। विग्रह हैरान रह गया। वो शांति से बैठा और शर्वानी के सिर पर हाथ रखकर प्यार से बोला, क्या हुआ आपको? आप इतना घबरा क्यों रही हैं? फायर शर्वानी, आपने प्रोटेक्शन यूज नहीं किया और कुछ गड़बड़ हो गई तो? विग्रह मुस्कुराते हुए बोला, अरे नादान शर्वानी, ऐसा हम पहली बार थोड़ी न कर रहे हैं जो आप डर रही हैं। राजा, हमें पता है किस समय क्या करना है। आप बस अपने पति के प्रेम को एंजॉय कीजिए। फायर। शर्वानी बैठ गई और ब्लैंकेट से खुद को कवर करते हुए बोली, लेकिन शुभम भैया से भी गलती हुई ना, जबकि वो भी कितने समझदार हैं। विग्रह ने गहरी सांस ली और कहा, देखो शर्वानी, इसमें समझदारी का कोई लेना देना ही नहीं है। यहाँ पर स्वयं पर नियंत्रण शक्ति और क्षमता की आवश्यकता होती है कि हम किस प्रकार स्वयं पर नियंत्रण रख सकते हैं। कितना भी मजबूत इंसान हो, बॉडी बिल्डर हो, समझदार हो, उससे भी गलती हो जाती है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बस नियंत्रण शक्ति अधिक होनी चाहिए, जो कि हमारे अंदर है। 1 साल होने वाला है हमारी शादी को और आप अब जाकर यही टेंशन ले रही हैं। आपको तो हमारे ऊपर अंधविश्वास होना चाहिए, और अगर फिर भी आपको विश्वास नहीं है तो हम प्रोटेक्शन यूज करेंगे, ठीक है? क्योंकि आपकी खुशी ज्यादा मायने रखती है। फायर। ये सुनते ही शर्वानी के चेहरे पर मुस्कान आ गई और मन को शांति मिली। उसने ब्लैंकेट हटा दी और सीधा विग्रह के सीने से लग गई। उफ, दोनों के सीने आपस में मिलकर एक चिंगारी पैदा करने लगे जिसने आग का रूप धारण किया और उस आग रूपी दरिया में वो दोनों डूब गए। शर्वानी और विग्रह का प्यार तो बस एक पल बढ़ता ही जा रहा था, लेकिन दूसरी तरफ हंगामा खड़ा हो गया क्योंकि रात के 10:30 बजे के आसपास शुभम के फोन में हॉस्पिटल से तान्या की मेडिकल रिपोर्ट आई, जिसे पढ़कर वो दंग रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे खुश होना चाहिए या दुखी होना चाहिए। वो एकदम सुन्न पड़ गया था और लगातार आधे घंटे से उस रिपोर्ट को देखे जा रहा था। तभी तान्या कमरे में आए और कमरे का दरवाजा अंदर से बंद करते हुए बोली, माँ सा ने हमारे लिए देसी घी के लड्डू बनाए। बोल रही है कि अब 9 महीने तक हमें यही खाने पड़ेंगे। लड्डू तो टेस्टी था, लेकिन एक से ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा था और हमें जबरदस्ती 2 खिलाए गए। बच्चा जब तक इस दुनिया में आएगा तब तक हम भैंस की तरह मोटे हो जाएंगे। इतना कहकर करता तान्या बेड पर बैठ गई। तभी शुभम मोबाइल को देखते हुए बोला, कोई भैंस वेंस नहीं बनने वाली आप, और कोई जरूरत नहीं है लड्डू खाने की। तान्या हैरानी से बोली, क्या बोल रहे हैं आप? नींद पूरी नहीं हुई है क्या? लड्डू नहीं खाएंगे तो स्वस्थ कैसे रहेंगे, और स्वस्थ नहीं रहेंगे तो हेल्दी बेबी को कैसे जन्म देंगे? शुभम उसके पास आकर बैठ गया और उसे अपना मोबाइल दिखाते हुए बोला, कुछ नहीं है पेट के अंदर, ये देखो रिपोर्ट पढ़ो। तान्या हैरान रह गई। उसने जब शुभम के मोबाइल स्क्रीन पर रिपोर्ट को पढ़ा तो उसको तो झटके लगे और अपनी बड़ी बड़ी आंखों से हैरानी से शुभम को देखने लगी। शुभम बोला, हाँ आप प्रेग्नेंट नहीं हैं। तान्या वापस उस रिपोर्ट को पढ़ते हुए बोली, ऐसा कैसे हो सकता है? जब हमने चेक किया था तब तो रिजल्ट पॉजिटिव आया था। शुभम, पता नहीं यार क्या चल रहा है जिंदगी में, लेकिन अस्पताल से हमने टेस्ट करवाया है तो वो रिपोर्ट ही सही मानी जाएगी। ऐसा करते हैं, हम अभी डॉक्टर को फोन करते हैं, वो ही हमें समझा सकती हैं। शुभम ने तुरंत लेडीज डॉक्टर को कॉल लगाया और उसे सब कुछ बताया। तब वो डॉक्टर हंसते हुए बोली, हम समझ सकते हैं आपकी सिचुएशन, लेकिन कई बार क्या होता है ना कि जो घर पर हम टेस्ट करते हैं वो हमें गलत रिजल्ट दे देता है कई बार, और कई बार सही रिजल्ट भी देता है। इसलिए घबराने की कोई जरूरत नहीं है। हमने आपको मेडिकल रिपोर्ट भेज दिए हैं और रिजल्ट यही है कि मिसेज तान्या प्रेग्नेंट नहीं है। शुभम ने थैंक यू कहा और कॉल कट कर दिया, और अब वो दोनों पति पत्नी एक दूसरे को देखने लगे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि उन्हें किस प्रकार के भाव अपने चेहरे पर लाने चाहिए, खुश होना चाहिए या दुखी होना चाहिए। खुशी की बात यह थी कि इतनी जल्दी प्रेग्नेंट ना होकर तान्या आप अपने रिश्ते पर, पढ़ाई पर ध्यान दे सकती थी, लेकिन दुख की बात यह थी कि भले ही वो प्रेग्नेंट नहीं थी, लेकिन इस एक दिन में उसने बहुत सारे सपने सजा लिए थे अपने बेबी के साथ में। शुभम भी खुश होने लगा था ये सोचकर कि उसका और तान्या का बच्चा आएगा, लेकिन ऐसा कुछ था नहीं। तान्या का मुंह उतर गया, वो उदास होने लगी। ये देखकर शुभम ने उसके चेहरे को थाम लिया और प्यार से बोला, तान्या, हम जानते हैं हमारी निर्जीव वस्तु से भी भावनाएं जुड़ जाती हैं। फिर ये तो प्रेगनेंसी की न्यूज़ थी, लेकिन आप चिंता मत कीजिए। शायद ये भगवान का ही इशारा है कि फिलहाल हमें एक दूसरे पर ध्यान देना है और आपको आपकी पढ़ाई पर ध्यान देना है। जब उचित समय आएगा तब हमारा बच्चा जरूर इस दुनिया में आएगा, हमारा बच्चा, आपका और हमारा बच्चा। तान्या मुस्कुरा दी और शुभम के गले लग गई। अचानक से वो शुभम से दूर हुई और अपना सर पकड़ते हुए बोली, हे भगवान, गड़बड़ हो गई बहुत बड़ी। शुभम, अब क्या हुआ? सब कुछ तो ठीक है? तान्या,
अरे कुछ भी ठीक नहीं है, सब जगह मिठाइयाँ बंटवा दिए हैं। इसके अलावा हमने हमारी मम्मी को फ़ोन करके बताया कि हम माँ बनने वाले हैं, तो वे इतनी खुश हुई, उन्होंने पापा को ही बता दिया, और जिन पापा को हम दोनों से नफरत करते हैं वो भी खुश हो गए ये सोचकर कि वो नाना बनने वाले हैं। तो सारी नाराज़गी गुस्सा सब भूलकर मम्मी पापा कल हमसे मिलने आ रहे हैं, और जब वो कल हमसे मिलने आएंगे और उन्हें पता चलेगा कि मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ तो वो फिर से गुस्सा करेंगे, फिर से आपसे रिश्ता तोड़ देंगे। अब हम क्या करेंगे? एक्सप्रेशनलेस शुभम ने अपना सिर पीट लिया और तान्या को पकड़कर धड़ाम से बेड पर लेटा और ब्लैंकेट ओढ़कर बोला, सब कुछ और सबको भूल जाओ, बस हमारी बाहों में चैन से सो जाओ। फायर। शुभम और तान्या एक दूसरे के गले लगकर सोने चले गए, हालांकि दोनों ही घबरा रहे थे कि कल क्या होगा। अगले दिन सुबह 10 बजे परेश जी और शर्मिला जी अपनी बेटी से मिलने राठौर महल पहुंच गए। अभी भी सब कुछ ठीक नहीं हुआ था, लेकिन परेश जी सब कुछ भूलकर अपनी बेटी को अपनाना चाहते थे। जब वे वहां पर आए तब उनका अच्छे से स्वागत हुआ, उन्हें हॉल में बिठाया गया। परेश जी और शर्मिला जी अपनी बेटी को ढूंढ रहे थे, थोड़ी झिझक और बेचैनी हो रही थी क्योंकि इतने समय बाद वह अपनी बेटी से मिलने आ रहे थे, उससे बात करने आ रहे थे, वरना तो ऐसा लग रहा था कि जैसे उनकी बेटी इस दुनिया में ही नहीं है। सारे रिश्ते खत्म करके बैठे हुए थे, लेकिन जब से उन्हें पता चला कि उनकी बेटी प्रेग्नेंट है तो न जाने क्यों उनके दिल ने उनसे कहा कि अब सारी नाराजगी को दूर कर दो और जाओ अपनी बेटी से मिलो जो खुद एक बच्चे की मां बनने जा रही है। तो बस परेश जी तुरंत आ गए अपनी बच्ची से मिलने के लिए। परेश जी शर्मिला जी बेचैनी से बैठे हुए थे, तभी शुभम तान्या का हाथ पकड़कर उसे लेकर नीचे आया। जब तान्या ने अपने माता पिता को देखा तो अपनी भावनाओं को रोक नहीं पाई, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन वो कदम आगे नहीं बढ़ा पाई। पापा का तो ठीक है, लेकिन अपनी माँ को देखकर उसकी हालत ज्यादा खराब हुई क्योंकि उसकी माँ तो उससे नाराज नहीं थी, लेकिन मजबूरी के कारण अपनी बेटी से मिल नहीं सकती थी। जब परेश जी और शर्मिला जी ने अपनी बच्ची को देखा तो वे दोनों अपनी जगह से खड़े हो गए, दोनों के दिल की धड़कन बढ़ गई। शर्मिला जी तो स्वयं को रोक नहीं पाई, तुरंत अपनी बेटी के पास जाकर सीधा उसके गले लग गई। दोनों माँ बेटी का मिलन हुआ, न जाने कितने समय बाद आंसुओं की तड़प की धाराएं बह गई। शुभम प्यार से अपनी पत्नी को देख रहा था, वहीं परेश जी नजरें झुकाकर खड़े थे। उन्हें स्वयं पर गुस्सा आ रहा था कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, उनकी बेटी ने क्या ही गलत किया था, अपने ही तो धर्म में विवाह किया था जो कि गलत नहीं। परेश जी नजर झुकाकर खड़े, वहीं माँ बेटी का भावुक मिलन हो रहा था जिसे देखकर सबकी आंखें नम थी। शर्मिला जी ने अपनी बच्ची के आंसू साफ किया और रोते हुए बोली, नहीं बेटा नहीं, इस तरह नहीं रोते, गलती तो हम माँ बाप की है जो बच्चों की भावनाओं को समझते ही नहीं है, बस अपनी झूठी शान और इस समाज के कारण अपने सगे बच्चों को दुख दे देते हैं, जबकि हमारे बच्चे ने तो कुछ गलत किया ही नहीं, उसने तो प्यार किया और प्यार से विवाह किया, जो कि हमारे धर्म में भी उचित माना गया है कि जिससे प्रेम करो उसी से विवाह करो। आपके पापा ने कहा था कि आपने उनका नाम खराब किया, लेकिन नहीं बेटा, हम आपको कहते हैं कि आपने हमारे धर्म का नाम ऊंचा किया है अपने प्रेम से विवाह करके, और हम बहुत खुश हैं कि आप खुश हैं और बहुत शर्मिंदा है कि एक माँ होकर भी हम आपको संभालने नहीं आए। न जाने आपके ऊपर कैसी कैसी मुसीबतें आई होगी, लेकिन विश्वास था कि शुभम जी सब कुछ संभाल लेंगे, इसलिए बस इंतजार करते रहे। और देखिए, भगवान ने हमारी पुकार सुनी और आज हम आ गए आपके पास। माफी मांगने के लायक तो नहीं है, लेकिन फिर भी माफ कर दीजिए हमें बेटा। तान्या फिर से अपनी माँ की गले लग गई और फूट फूट कर रोने लगी। वहीं शर्मिला जी की बातों ने परेश जी को बहुत शर्मिंदगी महसूस करवाई। सच ही तो कह रही थी उनकी पत्नी की परेश जी ने अपनी झूठी शान के चक्कर में न जाने कितना समय बर्बाद कर दिया। अपनी ही बेटी और जमाई को वो प्यार और सम्मान नहीं दिया जिसके वो हकदार हैं, लेकिन अब वे ऐसा नहीं होने देंगे। लेकिन उनके अंदर हिम्मत ही नहीं थी कि वो अपने जमाई के सामने भी देख सके, इसलिए नजरें झुकाकर चुपचाप खड़े थे। तभी शुभम उनके सामने आया और आदर से बोला, कैसे हैं आप जोशी जी? शुभम के इतना कहते ही परेश जी ने उसके आगे हाथ जोड़ लिए। ये देखकर शुभम ने उनके हाथ पकड़ लिया और बोला, जोशी जी, हमने आपसे कहा ना, हमें आपसे ना नफरत है ना दुश्मनी, हमें बस आपकी बेटी से प्यार है। आपकी बेटी के आगे हमें कुछ नहीं दिखता, आपकी नफरत भी नहीं। फाया। परेश जी दुखी होकर बोले, हमें माफ कर दीजिए, हमने बहुत गलत किया है, लेकिन अब हम सब कुछ ठीक करना चाहते हैं, लेकिन क्या आप सब हमें माफ कर पाएंगे? परेश जी के इतना कहते ही शुभम के पिताजी उनके सामने आए और आदर से बोले, देखिए परेश जी, गलती मानव से होती है, माफ भी मानव करते हैं तो बस बात यहीं पर खत्म होती है। बहुत छोटा सा जीवन होता है मानव का, जिसे व्यर्थ नहीं करना चाहिए, प्यार से रहना चाहिए, हंसी खुशी बिताना चाहिए, रिश्तों को और परिवार को संभालना चाहिए। और अब हमारे घर में इतनी बड़ी खुशखबरी आई है तो हम नहीं चाहते कि कोई भी नाराजगी, लड़ाई, रोना धोना हो, बस प्यार हो, सम्मान हो। शुभम के पिताजी की बात सुनकर तान्या और से शुभम एक दूसरे को देखने लगे और घबराने लगे कि अब सबको कैसे बताया कि कोई प्रेग्नेंट नहीं है, लेकिन बताना तो होगा। परेश जी ने गहरी सांस ली और अपनी बेटी के सामने आकर खड़े हो गए। दोनों बाप बेटी एक दूसरे की आंखों में देखने लगे। तान्या झुककर उनके पैर छूने लगी, तभी परेश जी ने उसे पकड़कर सीधा अपने गले लगा लिया। बाप बेटी का भावुक मिलन हुआ, आंखों से आंसू बह गए, दिल की बातें निकली और सब ठीक हो गया।
कुछ देर बाद सभी बड़े हॉल में बैठकर चाय पी रहे थे। शुभम भी वहीं बैठा हुआ था और बार बार पीछे मुड़कर अपनी पत्नी की तरफ देख रहा था और उसे इशारों में पूछ रहा था कि आगे क्या करना है। तान्या ने उसे इशारा किया, जिसका मतलब समझकर शुभम ने गहरी सांस ली और कहा, हम आप सभी से बहुत जरूरी बात करना चाहते हैं। शुभम नजर झुका कर बैठा था क्योंकि उसे इस तरह की बात करने में शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। सबकी अपनी मर्यादा होती है और बड़ों के सामने ऐसी बातें करने में झिझक भी होती है। परेश जी बोले, हाँ बेटा कहिए, आपको क्या बात करनी है। शुभम ने गहरी सांस ली और कहा, दरअसल एक छोटी सी गलतफहमी हो गई है और बात यह है कि तान्या प्रेग्नेंट नहीं है। हम दोनों को गलतफहमी हो गई थी और कल हॉस्पिटल में चेकअप कराया तो रिपोर्ट आए तब पता चला कि तान्या प्रेग्नेंट नहीं है। ये सुनकर सब लोग हैरान रह गए। वहीं तान्या किचन में भाग गई। सूर्यवंशी सदन। आज विग्रह जल्दी ऑफिस चला गया था और उसके जाने के बाद शर्वानी वीर को उसकी स्कूल छोड़ने के लिए जाने लगी। वीर और शर्वानी कार में बैठने लगे तभी दादी सा वहां पर आई और बोली, छोटी बिन्नी, हम भी आपके साथ चले, मंदिर जाना है। बाकी 2 कार सर्विस में दी है, एक कार आपके ससुर जी और जेठ जी ले गए और एक कार जो कि कुंवर राजा की है तो वे उसमें बाहर गए हुए हैं। शर्वानी कुछ कहती तभी वीर मस्ती करते हुए बोला, तो बड़ी दादी सा, आप चाचू सा की ओपन जीप में चले जाओ, वो गैराज में ही है। ग्रिन। शर्वानी को हंसी आ गई और दादी सा वीर का गाल खींचते हुए बोली, हट बदमाश, चलो थोड़ा खिसको, हम बैठते हैं। दादी सा भी उनके साथ चली गई। सबसे पहले वीर को स्कूल छोड़ा, उसके साथ दादी सा और शर्वानी मंदिर चले गए। दर्शन पूजन होने के बाद दादी सा बोली, चलिए उस बगीचे में बैठकर बातें करते हैं। ये सुनते ही शर्वानी हिचकिचाने लगी क्योंकि उसे पता है कि दादी सा उसे मां बनने के लिए दबाव बना देगी। शर्वानी की हिचकिचाहट देखकर दादी सा मुस्कुराते हुए बोली, अरे बेटा चिंता मत कीजिए, हम आपको मां बनने के लिए नहीं कहेंगे, बस आपको कुछ समझाना चाहते हैं जिसे सुनकर आप खुद मां बनने के लिए तैयार हो जाएंगी। स्माइल। शर्वानी हैरानी से उन्हें देखने लगी तभी दादी सा मुस्कुरा दी। शर्वानी कुछ कहती तभी वीर मस्ती करते हुए बोला, तो बड़ी दादी सा, आप चाचू सा की ओपन जीप में चले जाओ, वो गैराज में ही है। ग्रिन। शर्वानी को हंसी आ गई और दादी सा वीर का गाल खींचते हुए बोली, हट बदमाश, चलो थोड़ा खिसको, हम बैठते हैं। दादी सा भी उनके साथ चली गई। सबसे पहले वीर को स्कूल छोड़ा, उसके साथ दादी सा और शर्वानी मंदिर चले गए। दर्शन पूजन होने के बाद दादी सा बोली, चलिए उस बगीचे में बैठकर बातें करते हैं। ये सुनते ही शर्वानी हिचकिचाने लगी क्योंकि उसे पता है कि दादी सा उसे मां बनने के लिए दबाव बना देगी। शर्वानी की हिचकिचाहट देखकर दादी सा मुस्कुराते हुए बोली, अरे बेटा चिंता मत कीजिए, हम आपको मां बनने के लिए नहीं कहेंगे, बस आपको कुछ समझाना चाहते हैं जिसे सुनकर आप खुद मां बनने के लिए तैयार हो जाएंगी। स्माइल। शर्वानी हैरानी से उन्हें देखने लगी तभी दादी सा मुस्कुरा दी। वो शर्वानी को लेकर बगीचे में चली गई। दोनों बेंच पर बैठ गई। शर्वानी को अजीब सी बेचैनी होने लगी, घबराहट होने लगी कि दादी सा को क्या जवाब देगी, कैसे उनसे कहेगी कि अभी बच्चे की बात ना करे। शेरवानी की घबराहट देखकर दादी सा ने उसके हाथ पैर हाथ रखा और प्यार से बोली, घबराओ मत बेटा, हम आपकी दादी हैं, आपको अच्छी सलाह ही देंगे। अब आप हमारी बात ध्यान से सुना और समझना, फिर खुद ही तय करना कि आपको आगे क्या करना है, ठीक है। नादान शर्वानी ने हाँ में अपनी गर्दन हिला दी और दादी सा ने बोलना शुरू कर दिया। शाम के 7 बजे सूर्यवंशी सदन के लॉन में एक कार आकर रुकी जिसमें से विवेक राज और प्रयागराज जी बाहर निकल आए और सीधा बंगले के अंदर चले गए। कुछ देर बाद शर्वानी बंगले के बाहर लॉन की सीढ़ियों पर आकर खड़ी हो गई और इधर उधर टहलने लगी। कुछ देर बाद ही ब्लैक रेंज रोवर कार आकर रुकी जिसे देखते ही शर्वानी का दिल धक धक करने लगा। उसने अपनी उंगलियां मोड़ना शुरू कर दिया और एक टक उस कार को देखने लगी जिसमें से उसके पति विग्रहराज बाहर निकल आए। ओफा बाहर आते ही राज सर बेहद आकर्षक तरीके से आंखों पर आते बालों को पीछे किया और सामने देखा तो शर्वानी दिखी। राज सर बेहद खूबसूरत तरीके से मुस्कुरा दिए और अपनी उंगली से इशारा करके उसे अपने पास बुलाया। विग्रह को देखते ही शर्वानी घबराने लगी और उसके दिमाग में दादी सा की बातें घूमने लगी जिससे उसके माथे पर चिंता की लकीरें उभर आई और वो तुरंत विग्रह के पास आकर खड़ी हो गई। विग्रह ने असीम प्रेम और स्नेह से उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, राजा, पूरे दिन बाद अब जाकर आपको देख रहे हैं, जानती हो कितना सुकून मिल रहा है। फायर। शर्वानी बेचैन होकर तुरंत उसके सीने से लग गई। ये देखकर विग्रह असहज महसूस करते हुए इधर उधर देखने लगा और उसने तुरंत शर्वानी को खुद से दूर किया और कहा, सॉरी राजा, यहाँ पर नहीं, देखो पीछे गार्ड्स खड़े हैं, ऐसे करो हमारे साथ रूम में चलो आओ। फायर। शर्वानी ने तुरंत विग्रह का हाथ पकड़ लिया और उससे चिपकने लगी। उसका ऐसा व्यवहार देखकर विग्रह हैरानी से बोला, हे राजा, क्या हुआ है बेटा, तबीयत ठीक नहीं है क्या। फायर। शर्वानी कुछ नहीं बोली, बस विग्रह की बाजू से अपना सिर टिका कर खड़ी रही। विग्रह कुछ समझ नहीं पा रहा था। उसने उसका हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ ले गया। जैसे ही वो दोनों हॉल में आए तभी दादी सा उनके सामने आई।
दादीसा को देखते ही विग्रह ने शर्वाणी का हाथ छोड़ दिया और हाथ जोड़कर आदर से बोला, जय श्री कृष्णा दादीसा। फायर दादीसा, जय श्री कृष्णा कुंवर राजा, आ गए आप, चलिए अब जल्दी से फ्रेश होकर आ जाए, सब साथ में डिनर करेंगे। विग्रह ने हाँ कहा और अपनी पत्नी को ऊपर आने का इशारा करके चला गया। शर्वाणी उसके पीछे पीछे जाने लगी, तभी दादीसा उसके बीच में आई और उसके सिर को सहलाते हुए बोली, हमने आपको जो कुछ भी समझाया वो आप समझ गई हैं ना बेटा, अब आगे का निर्णय आपका है, अब हम आपके ऊपर बिल्कुल भी दबाव नहीं बनाएंगे, लेकिन जो हमने कहा उसे याद रखना और बिल्कुल भी देरी मत करना वरना बाद में पछताना पड़ेगा, समझ रही है ना आप। शर्वाणी घबराते हुए बोली, क्या हम उन्हें बता दें? दादी सा, हर बात पति को बताने की आवश्यकता नहीं है, अगर आप कहेंगे तो वे आपकी बात ऐसे ही मान जाएंगे, आपको पूरी सच्चाई बताने की कोई जरूरत नहीं है, बस अपनी इच्छा उनके सामने जाहिर कर देना, वो अपने आप मान जाएंगे, वैसे भी हमारा पोता तो दीवाना है, आपका आपके लिए कुछ भी कर सकता है। शर्वाणी के हाथ पैर फूलने लगे और वो ऊपर जाने की बजाय रसोई में चली गई। विग्रह ने उसका काफी देर तक इंतजार किया, लेकिन जब वो कमरे में नहीं आई तो फ्रेश होकर वो खुद नीचे आ गया और पूरा परिवार मिलकर इस समय रात्रि भोजन कर रहा था। शर्वाणी चुपचाप अपने चेयर पर बैठी हुई थी और खाना खा रही थी। उसने एक बार भी विग्रह के सामने नहीं देखा था। उसका ऐसा अलग और बदला हुआ रवैया देखकर को हैरानी हो रही थी और उसकी चिंता भी हो रही थी। इतना तो वह समझ गया कि आज वह किसी बात से परेशान है, अब जब कमरे में जाएंगे मिलेंगे तभी बात हो पाएगी, क्योंकि यह लड़की तो सामने में नहीं देख रही थी। रात्रि भोजन हो जाने के बाद विग्रह हमेशा की तरह बाहर बगीचे में टहलने के लिए चला गया, साथ में विवेक राज भी चला गया। इस समय दोनों भाई बगीचे में नंगे पांव टहल रहे थे घास के ऊपर। विवेक की गोद में छोटा सा सूर्यांश था जो मुस्कुराते हुए बगल खड़े अपने चाचा जी को देख रहा था। सूर्यांश की मुस्कुराहट देखकर विवेक मुस्कुराते हुए बोला, हमारे तो दोनों बेटे अपने चाचा के दीवाने हैं। विग्रह मुस्कुराते हुए बोला, अच्छी बात है, और ये दोनों अपने चाचा पर जाए तो ही ठीक है, क्योंकि इनके पापा तो अपनी पत्नी पर ध्यान ही नहीं देते। फाया। ये सुनते विवेक सीरियस होकर बोला, छोटे, आप क्या कहना चाहते हैं, हम समझ नहीं पा रहे। विग्रह ने गहरी सांस ली और कहा, भाई साहब छोटा मुंह बड़ी बात नहीं करना चाहते और आप दोनों के व्यक्तिगत मामले में तो बिल्कुल भी नहीं बोलना चाहते हैं, लेकिन बात यहाँ पर भाभीसा के खुशियों की है। आपको पता है आप इतने दिनों के लिए बाहर चले गए और पीछे क्या हुआ है। भाभीसा ने आपको कुछ भी नहीं बताया होगा, लेकिन हम आपको सब कुछ बताते हैं। फाया। विग्रह ने विवेक को सब कुछ बता दिया, जिसे सुनकर विवेक हैरान रह गया और बोला, दादी सा ये सब कर रही हैं, लेकिन ये तो गलत है और बाबा साहब को आपके ऊपर गुस्सा नहीं करना चाहिए था, उन्हें भी समझना चाहिए था। विग्रह गहरी सांस लेते हुए बोला, बाबा साहब अपनी माँ का पक्ष ही लेंगे, लेकिन भाई साहब फिलहाल आपको समझना चाहिए कि आप अपनी पत्नी और दोनों बच्चों को समय दें। भाभी साहब बहुत अकेला महसूस कर रही है, अब आप आ गए तब ठीक है, वरना जब आप चले गए थे तब राजा बता रही थी कि भाभी यहाँ अकेले में बैठकर रो रही थी। अब बताइए क्या ये गलत नहीं है? एक लड़की जो अपना घर परिवार सब छोड़कर आपके लिए, आपका नाम अपना कर आपके साथ रहने के लिए इस घर में आए, आपको प्यार दिया, सम्मान दिया और दो प्यारे प्यारे बेटे दिए, तो क्या हम मर्दों का कर्तव्य नहीं बनता कि हम अपने काम को एक तरफ रखकर उस लड़की के लिए वो सब कुछ करें जो वो डिजर्व करती है। फाया। विग्रह की बात सुनकर विवेक को अपनी गलतियों का एहसास होने लगा कि वो कितनी लापरवाहियां कर रहा था पिछले कुछ समय से, जिस वजह से उसके और वैशाली के बीच में दूरियां भी आने लगी हैं। तभी तो वैशाली अब अपनी छोटी सी भी तकलीफ अपने पति को नहीं बता रही थी और विवेक को लग रहा था कि वो बिल्कुल ठीक है। विवेक से बहुत बड़ी गलती हो गई और वो पछताते हुए बोला, आप हमसे इतने छोटे हैं, लेकिन देखिए आज आपने हमें जीवन की कितनी बड़ी सीख दी है और हमें आपको ये कहते हुए बिल्कुल भी शर्मिंदगी महसूस नहीं हो रही है कि आपके बड़े भाई होते हुए भी सोच हमें आपकी ज्यादा अच्छी लग रही है। हमने तय किया है कि कुछ दिनों के लिए वैशाली और बच्चों को लेकर बाहर घूमने चले जाते हैं, जहाँ उन्हें थोड़ा आराम भी मिल जाएगा, उसका माइंड फ्रेश हो जाएगा। विग्रह, ये सही सोचा आपने। फायर। कुछ देर बाद विग्रह ने सूर्यांश को अपनी गोद में लिया, उसकी ललाट चूमते हुए प्यार से बोला, शुभ रात्रि छोटे सूर्यवंशी। फायर नन्हा सा बेबी मुस्कुरा दिया और विवेक उसे लेकर अपने बेडरूम में चला गया। विग्रह कुछ देर और टहलने के बाद सोने के लिए जाने लगा, तभी उसके फोन पर किसी का कॉल आया। उसने स्क्रीन पर जो नाम देखा उसे देखते ही उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने कॉल अटेंड करके बेहद खूबसूरत तरीके से कहा, क्या हुआ, एक पल भी रह नहीं सकती हमारे बिना? फायर। विग्रह के इतना कहते ही शर्वाणी बेताबी से बोली, जल्दी आओ ना यार, कब से बाहर टहल रहे हो और आपको क्या जरूरत है टहलने की, इतने फिट तो हो आप, पेट तो पूरा अंदर घुसा हुआ है आपका, फिर पता नहीं क्यों टहलने हैं आपको, वो भी 2 रोटी खाकर। विग्रह बहुत खूबसूरत तरीके से हंसते हुए बोला, 2 रोटी खाई, उसके अलावा भी तो बहुत कुछ खाया है हमारी राजा, उन सबको डाइजेस्ट पड़ता है, ऐसे ही सो जाएंगे तो भरी जवानी में तोंद निकल आएगी हमारी बाहर, फिर आपको ही दिक्कत होगी। फाया। शर्वाणी हैरानी से बोली, आपकी तोंद निकल आएगी तो हमें कैसे परेशानी होगी? ये सुनते ही विग्रह बेहद खूबसूरत तरीके से बोला,
अब मोबाइल पर आपको डिटेल से नहीं बता सकते, भरोसा नहीं मोबाइल फ़ोन का। ऐसा करते हैं, कमरे में आकर आपको समझाते हैं कि हमारी तो उन बाहर निकलने से हमारी पत्नी को दिक्कत कैसे होगी। रुको रुको, अभी आते हैं, तुरंत दौड़ते हुए यार हैं। फायर। इतना कहकर विग्रह ने कॉल कट कर दिया और मुस्कुराते हुए घर के अंदर चला गया। वो अपने रूम के दरवाजे पर आया और दरवाजा खोलने लगा। इससे पहले ही शिरवानी ने रूम के दरवाजे को खोल दिया और तुरंत विग्रह के सीने से लग गई। देखकर विग्रह को हैरानी हुई लेकिन बहुत ज्यादा खुशी भी हुई। उसने शिरवानी को कसकर अपनी बाहों में भर लिया और अंदर आकर रूम के दरवाजे को अंदर से बंद करते हुए बोला, क्या हो गया? हमारी पत्नी को आज मर्यादा कैसे भूल रही है? पता है ना, सबके सामने ये सब नहीं करना है। फिर आज क्या हो रहा है? आपको इतनी बेचैनी, बेताबी और तड़प क्यों लगी हुई है? बाहर एक सर्वेंट घूम रही थी, अगर देख लेते तो। फायर। इतना कहकर विग्रह ने उसके रसगुल्ले जैसे गाल को चुम्मा। तभी शिरवानी उसके कंधे पर अपने हाथों को लपेटकर बेचैनी से बोली, वो सब छोड़िए ना, आप ये बताइए कि आप आने में इतनी देर क्यों करते हैं? सुबह 10 बजे जाते हैं जो रात को 7 बजे तक आते हैं। ऐसा कोई करता है क्या? हमारी शादी को कोई 10-15 साल नहीं हुए जो आप इतना देर से घर आते हैं। विग्रह मुस्कुराते हुए बोला, 10-15 साल क्या, हमारी शादी को 50 साल भी हो जाएंगे ना, तब भी देर से आने का कोई लॉजिक नहीं बनता है। ये क्या बात हुई कि शादी की शुरुआत में पति जल्दी घर आए और शादी के कई सालों बाद देरी से आए? ऐसा कुछ नहीं है, हमेशा जल्दी आना चाहिए। श्रावणी, तो आप देरी से क्यों आते हैं? विग्रह हैरानी से बोला, अरे हमारी जान, हम कहाँ देरी से आते हैं, सुबह लेट जाते हैं, वो भी 10 बजे, और शाम को 7 बजे तक वापस आ जाते हैं। पहले जब शादी नहीं हुई थी तब हम सुबह 9 बजे निकल जाते थे और रात को 10 या 11 बजे तक घर वापस आते थे। ये तो आपकी मेहरबानी है कि आप हमारे जीवन में पधारी हैं, तो घर जल्दी आना पड़ता है और आपके ससुर जी डांटते हैं हमें। फाया। विग्रह का इतना कहते ही शिरवानी ने बेहद खूबसूरत तरीके से उसके गाल पर अपने होंठ रख दिए। आज उसकी छुअन में एक अलग ही एहसास था जिसे महसूस करते हुए विग्रह का रोम रोम खड़ा हो गया। उसने अपनी पत्नी की कमर को कसकर पकड़ लिया और मधोशी से बोला, तो आप क्या चाहती हैं? शिरवानी, बहुत सारा प्यार। विग्रह, हम भी। फायर। इतना कहकर दोनों एक दूसरे को चूमने के लिए आगे बढ़ने लगे। तभी विग्रह का फोन बजने लगा जिससे शिरवानी को गुस्सा आ गया। वो विग्रह से दूर नहीं जाना चाहती थी लेकिन विग्रह ने उसे रुकने के लिए कहा और जेब से मोबाइल निकाल कर देखा तो बोला, अरे यार, हम तो भूल ही गए। फायर। शिरवानी, क्या भूल गए आप? विग्रह, कल बाबा सा जयपुर जाएंगे एक बिजनेस डील के लिए, तो उसकी प्रेजेंटेशन फाइल हमें ही रेडी करनी थी और हम भूल गए। शायद बाबा सा ने याद दिलाने के लिए ही फोन किया है। हम जल्दी से फाइल रेडी कर दे, उसके बाद आते हैं, प्लीज नाराज मत होना। फायर। ये सुनते ही शिरवानी ने विग्रह के चेहरे को थाम लिया और बेताबी से बोली, पूरे दिन काम करते हैं, रात को क्या जरूरत आपको इतना काम करने की? हमारे साथ रहिए ना, हम आपके साथ समय बिताना है, प्लीज रुको ना। विग्रह, हम समझ रहे हैं लेकिन जाना पड़ेगा, बाबा साहब कल ही निकल रहे हैं और हमें फाइल रेडी करने में मुश्किल से 1 घंटा लगेगा। अभी 11 बजे बज रहे हैं, 12 बजे तक वापस आ जाएंगे, प्लीज आप थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। फायर। इतना कहकर विग्रह उससे दूर हुआ और स्टडी टेबल से अपना लैपटॉप और एक फाइल लेकर रूम से बाहर चला गया। ये देखकर शिरवानी चिंतित होकर बोली, अब हम क्या करेंगे? हमारे बीच में तो कुछ हुआ ही नहीं, अब हम कैसे प्रेग्नेंट होंगे और कल सुबह दादीसा को क्या जवाब देंगे? लेकिन अभी तो सिर्फ एक रात ही गई है और भी कई रातें आनी हैं। हम राज सर को मना लेंगे और वैसे भी वो तो 1 घंटे बाद वापस आ रहे हैं। हम फिर से कोशिश करेंगे और वो मान जाएंगे, जो दादीसा ने कहा है वो हम करके रहेंगे। काफी देर तक शेरवानी ने विग्रह का इंतजार किया और अब 12:30 बजने आ गए थे लेकिन विग्रह अभी तक कमरे में वापस नहीं आया था। अब उसकी बेताबी और बेचैनी बढ़ने लगी। एक तरफ उसे पति का प्यार चाहिए था, दूसरी तरफ दादीसा ने जो कहा था वो कार्य भी करना था। उससे इंतजार ही नहीं हुआ, वो कमरे से बाहर निकल गई और विग्रह को ढूंढते हुए स्टडी रूम के दरवाजे पर आकर खड़ी हो गई। दरवाजा हल्का सा बंद था। उसने बिना आवाज के दरवाजे को खोल दिया और देखा कि स्टडी टेबल पर प्रयागराज जी और विग्रह आमने सामने बैठे हुए थे और सीरियस डिस्कशन चल रहा था। ये देखकर शेरवानी अपनी उंगलियां मोड़ने लगी और एक तक विग्रह को देखने लगी, जो काम में इतना बिजी हो गया था कि उसे याद ही नहीं रहा कि उसे तो 12 बजे कमरे में वापस आना था। पता नहीं आज शिरवानी को भी क्या हो रहा था कि उसकी बेचैनी उसके नियंत्रण में ही नहीं थी। उसने दरवाजे को और खोल दिया और गलती से उसकी चूड़ियां दरवाजे से टकरा गई जिससे आवाज हुई और उस आवाज को सुनकर प्रयागराज जी और विग्रह ने तुरंत दरवाजे की तरफ देखा तो शिरवानी झेप गई और वहां से भाग गई। ये देखकर विग्रह को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। वो अपनी नजर चुराने लगा। तभी प्रयागराज जी गहरी सांस लेते हुए बोले, बहुत देर हो गई है, अब आपको सोना चाहिए। विग्रह, ऐसी कोई बात नहीं बाबा साहब, हम अभी काम करते हैं। प्रयागराज जी, बेटा 12:30 बज गए हैं, शिरवानी भी अकेली है, आप जाए, बाकी का ये हम कर लेंगे। विग्रह को बहुत बुरा लगा और वो बोला, बाबा साहब हम कर लेते हैं, आप जाकर सो जाइए। प्रयागराज जी, अरे बेटा आप समझिए, हमें अभी नींद नहीं आ रही, आप जाइए।
विग्रह, बाबा साहब को हमारी कसम है, हमारी बात मान लीजिए, आप जाकर आराम कीजिए, हम 10-15 मिनट में चले जाएंगे। प्रयागराज जी, ठीक है, 10-15 मिनट से ज्यादा समय मत लगाना, वो अभी छोटी है, इस तरह उसे अकेला छोड़ना अच्छा नहीं लगता। विग्रह ने हाँ कहा और प्रयागराज जी वहां से चले गए। उनके जाते ही विग्रह ने गुस्से से टेबल पर अपना हाथ मारा और बोला, क्या इन्हें समझ नहीं आता, इस तरह से बाबा साहिब के सामने आ गई, क्या लग रहा होगा उन्हें, क्या सोच रहे होंगे वे हमारे बारे में कि मर रहे हैं हम दोनों साथ में सोने के लिए। राजा, आप ना कभी कभी सच में बहुत बचकानी हरकतें करती हैं, जब हमने आपसे कह दिया कि आ जाएंगे तो रुक नहीं सकती थी क्या, स्टडी रूम तक पहुंच गई और बाबा सा सामने भी आ गई। फायर, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड।